नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारी खबरें हैं, स्वागत है आपका, वेलकम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ने चेतावनी दी है। खमेनी ने कहा है कि शहीदों और बच्चों की मौत का बदला लिया जाएगा। यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल होर्मुज़ स्ट्रेट खोला नहीं जाएगा, मतलब तेल का संकट बरकरार रहने वाला है। फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। बात उन 3 शर्तों की भी होगी जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी। ये युद्ध विराम की 3 शर्तें, और ये सभी शर्तें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर परेशान है। इसके अलावा अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला डर भी बताएंगे। अमेरिका को कैलिफोर्निया पर ईरानी हमले का खौफ सता रहा है, लेकिन क्या 20,000 किलोमीटर दूर से हमला संभव है? इसका जवाब आपको जरूर देखना चाहिए। और अपनी 13 साल की बेटी को उत्तर कोरिया की गद्दी सौंपने से पहले किम ने पिस्तौल क्यों सौंपी? क्या चल रहा है वहां पर? इसके अलावा देश में गैस की किल्लत को लेकर लोगों की फिक्र आपको जरूर देखनी चाहिए। सरकार ने जवाब दिया है। क्या सरकार ने समस्या का समाधान निकाल लिया? कई शहरों में आज भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ज्यादातर लोगों को निराशा लगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध में ट्रंप के लिए बनाए गए ट्रैप से। पश्चिम एशिया में छिड़े बारूदी बैटल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को अभी सिर्फ 13 दिन हुए हैं और पश्चिम एशिया की जमीन बारूद से धधक उठी है। पूरा मिडिल ईस्ट खौफजदा है। ट्रंप को लगा था कि कुछ बड़े एयर स्ट्राइक्स, कुछ मिसाइल हमले के बाद ईरान की ताकत चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन जंग का मैदान कुछ और कहानी बयां कर रहा है। तेहरान घुटनों पर आने के बजाय अमेरिका और इजराइल से इंतकाम ले रहा है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं कि ये पावर ऑफ शो ऑफ एग्जिस्टेंस है। ट्रंप को लगा था कि अमेरिका के हमलों के बाद पूरा ईरान थर्रा जाएगा, उसका हाल वेनेजुएला वाला होगा, लेकिन जूनियर खमेनी के हिंसक वार ने इस युद्ध का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद जूनियर खमेनी यानी मुज्तबा खमेनी ने अब से कुछ देर पहले पहली बार देश को संबोधित किया है। देयर यू गो, यानी सारी अटकलों को विराम। जूनियर खमेनी ने चुन चुनकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दिया है। ध्यान से देखिए। अब आपको ये देखिए, ये जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये आपको समझने चाहिए। ध्यान से देखिए, क्या ट्रंप ने कहा, क्या मुज्तबा ने कहा, क्योंकि ये रेजिलियंस की लड़ाई है। ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान नहीं माना तो पूरी तरह से मिटा देंगे। मुज्तबा ने कहा, ईरान के लोगों के खून का बदला लेंगे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की नहीं सुनी तो भयानक मिलिट्री हमले होंगे। इस पर मुज्तबा ने जवाब दिया, अमेरिकी बेस पर हमला करते रहेंगे। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर और भी बड़े हमले करेंगे। इस पर जूनियर खमेनी ने जवाब दिया, अरब देशों में यूएस के सभी बेस बंद करा देंगे। ट्रंप ने वार्निंग दी, तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना तेजी से हमला करेंगे। इस पर मुज्तबा ने कहा, होर्मुज़ स्ट्रेट बंद ही रहेगा। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान को कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। इस पर मुज्तबा खमेनी ने जवाब दिया, याद रहे हम किसी की शहादत को भूले नहीं है। यानी ट्रंप को पता चल गया होगा कि भले ही आयतुल्लाह अली खमेनी को उन्होंने युद्ध के पहले ही घंटे में खत्म कर दिया, लेकिन उनके बेटे के तेवर पिता से कम नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक बात कह रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। मुज्तबा खमेनी के पिता, मुज्तबा खमेनी की बहन, मुज्तबा खमेनी की मां और शायद उनकी पत्नी, ये सब मारे जा चुके हैं। वो बदला लेके रहेंगे, ये वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ट्रंप को यह लग रहा था कि 1 घंटे में आयतुल्लाह अली खमेनी को मारकर ईरान को जवाब दे देंगे, दबा देंगे, वेनेजुएला वाला काम कर देंगे, लेकिन ईरान ने कहानी पलट दी है। ट्रंप ने क्या सोचा था और क्या हो गया, ध्यान से देखिए। अब ये फैक्ट्स ध्यान से देखिए। ट्रंप ने सोचा था कुछ मिसाइलों से ईरान की ताकत टूट जाएगी, लेकिन ईरान सिर्फ हमला नहीं झेल रहा है, बल्कि भीषण काउंटर अटैक कर रहा है। सोचिए जरा, काउंटर अटैक कर रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि हमलों से ईरान का पूरा सिस्टम घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन असल में जंग खींचकर ईरान और भी मजबूत हो रहा है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने सोचा था कि भारी एयर स्ट्राइक से ईरान जल्दी कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर यूएस ठिकानों पर ड्रोन्स की बारिश कर रहा है। ट्रंप ने सोचा था ईरान को वॉरशिप से घेर कर कमजोर कर देंगे, लेकिन असल में ईरान ने खाड़ी देशों और शिपिंग रूट पर हमले से ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप को लगा था कि सैन्य दबाव से ईरान की सरकार कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन खमेनी जूनियर के तेवर
ट्रंप को दुख पहुंचा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में 12 दिन की प्रैक्टिस की है ईरान ने इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की। अब देखिए ट्रंप के इस बड़बोलेपन के बाद ईरान ने क्या किया। ईरान ने भीषण अटैक कर अमेरिका के 2 जहाज उड़ा दिए। ये सिर्फ ईरान का हमला नहीं, बल्कि अमेरिका को ईरान का जवाब है। इराक के बसरा पोर्ट के पास समंदर में अचानक आग की लपटें उठी और देखते ही देखते 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर धधकने लगे। ये कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि इसे सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक मैसेज है। समंदर के बीचों बीच आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल से टैंकर में फंसे करीब 25 लोगों को बाहर निकाला गया है। जब अमेरिका के टैंकर्स पर ईरान ने हमला किया, इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक तरह से ट्रंप जो कह रहे थे वो तथ्यों से दूर था। वो कह रहे थे कि मैंने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया, ईरान के पास रेडार नहीं है, ईरान के सभी बड़े नेता खत्म हो गए। मैं ईरान का इससे भी बुरा हाल कर सकता हूं। मैं 1 घंटे में या आज दोपहर तक ईरान को खत्म कर सकता हूं। ऐसे हमले करूंगा कि ईरान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी ट्रंप एक तरह से दुनिया को यह बता रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके सामने तेहरान की कोई हैसियत नहीं है। ट्रंप की इसी बयानबाजी पर आपको यह रील देखनी चाहिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान के किले पर फतेह हासिल करना ट्रंप के लिए लगभग असंभव है। ईरान से जीतना आसान नहीं है। ईरान ने जमीन के नीचे रहस्यमयी बारूदी शहर बनाए जहां तक अमेरिका की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती हैं। ईरान ने जमीन के नीचे मिसाइल सिटी, एयरबेस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिकल टनल्स बना रखी हैं। यानी सब कुछ जमीन के नीचे छुपा हुआ है। इसे नष्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स इतना नीचे पेनिट्रेट नहीं कर सकते जितना नीचे पहाड़ों के नीचे ईरान ने यह सब बना रखा है। यह एक फैक्ट है। ईरान पश्चिम एशिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जो किसी साधारण भूभाग की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक किले की तरह खड़ा है। इस देश की सीमाएं केवल नक्शे की लकीरों से नहीं बनी है, पहाड़ों, रेगिस्तानों, समंदर से बनी है। यानी किसी भी सेना के लिए ईरान में घुसना मतलब पहले उसके प्राकृतिक किले को तोड़ना है, उसके बाद उसकी मिसाइल सिटी पर हमला करना है। डोनाल्ड ट्रंप आसमान से भले ही कितनी बारूदी बारिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत से ईरान को जो वरदान मिला है उसे भेदना आसान नहीं है। आखिर कैसे ईरान की ताकत अमेरिका पर बहुत भारी पड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह इस बात का है कि चाहे वो चंगेज खान हो या सद्दाम हुसैन, ईरान को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो नेचर से गिफ्टेड है। नेचर ही उसका बड़ा डिफेंस सिस्टम है। फिलहाल ईरान का पूरा ध्यान वैश्विक तेल सप्लाई को रोककर अमेरिका पर दबाव बनाना है। ध्यान से देखिए, ईरान ने इस युद्ध को ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के लेवल पर लड़ना शुरू कर दिया है। ध्यान से देखिएगा ये। खैर, ईरान ने फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पहले ही रोक दिया। वहां से तेल टैंकर नहीं गुजर पा रहे हैं। अब लाल सागर के रास्ते बाब अल मंदेब को भी रोकने की तैयारी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद बाब अल मंदेब और भी अहम हो गया। यहां रेड सी से बंदरगाहों और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल निर्यात की कोशिश हो रही है। यह रास्ता यमन के करीब से होकर गुजरता है। यहां से एशियाई देशों को तेल जाता है। अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो यूरोप जाने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता खत्म हो जाएगा। बाब अल मंदेब पर हूती की वजह से ईरान का कंट्रोल माना जाता है, इसीलिए हूती के जरिए ईरान इसे बंद करवा सकता है। हालांकि अभी तक हूती ने इस जंग में शामिल होने पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ धमकियां दी। बताया जा रहा है कि पिछले साल हुए संघर्ष में हूती को काफी नुकसान हुआ था, इसीलिए स्ट्रैटेजी के तहत अभी वो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन संघर्ष आगे बढ़ा तो हूती बाब अल मंदेब को बंद कर सकता है। हर वर्ष 20,000 से ज्यादा जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहां से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरे थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 9%। 13 दिनों से चल रही इस जंग में ईरान ने काफी कुछ गंवाया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी मारे गए, कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए और न जाने कितने सैनिक मर जाए।
लेकिन अमेरिका ने अगर बड़े पैमाने पर कुछ गंवाया तो वो है उसकी साख। 13 दिनों की जंग में ईरान ने उसके सुपर पावर वाले कवच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मुल्क उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, आज अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। खुद ईरान उसका उपहास कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी के कमांडर अलीरेजी तंगसिरी ने कहा है कि अगर किसी तेल के टैंकर को होर्मुज से गुजरना है तो पहले वो अपने साथ एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर लाए। ये खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका पर बहुत बड़ा कटाक्ष है। इसका अर्थ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा मजाक देखिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने कहा है कि अगर अमेरिका शांति चाहता है तो पहले हमारी 3 शर्तों को माने। सोचिए, कहां तो कुछ वक्त पहले तक अमेरिका ईरान के ऊपर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा था, और आज ये हालत हो गई है कि ईरान अमेरिका के सामने शर्तें रख रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? क्रेडिबिलिटी लॉस है ये अमेरिका का। सबसे पहले बात करते हैं आईआरजीसी कमांडर के बयान की। आईआरजीसी की नेवी के कमांडर अलीरेजी तंगसरी ने कहा है कि अगर कोई तेल का टैंकर इस होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चाहता है तो वो पहले किसी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को साथ लेकर आए। जो भी जहाज अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को साथ लेकर यहां से गुजरने की हिम्मत करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। सोचिए जरा, ये बयान सुपर पावर के लिए इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका की नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में गिना जाता है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सैकड़ों डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन ट्रंप के कहने के बावजूद कोई भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऊपर से ईरान ने कहा है कि अगर किसी जहाज को गुजरना है तो पहले अपने साथ अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। दरअसल आईआरजीसी के कहने का एक मतलब यह भी हो सकता है कि अगर किसी तेल टैंकर को होर्मुज से गुजरना है तो पहले उसे एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की बलि चढ़ानी होगी। इसका ट्रेलर ईरान दिखा चुका है। बीते कुछ दिनों में उसने कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसीलिए लगता नहीं है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कहने का रिस्क भी लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसी स्ट्रेच से ईरान के कंटेनर्स चाइना को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। सोचिए, थिंक अबाउट। खैर, वैसे जब तक ये जंग चल रही है, खतरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बना हुआ है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के बयान लगातार बदल रहे हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, कभी संकेत देते हैं कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। उनका ताजा दावा इंटरेस्टिंग है। ताजा दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान को घुटनों पर ला दिया और संघर्ष किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, यानी कि अमेरिका एग्जिट करना चाह रहा है। लेकिन तेहरान के तेवर अलग है। उसका साफ कहना है कि युद्ध उसकी शर्तों पर ही खत्म होगा। और इसी संदेश के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें भी रख दी हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त है कि पैसा ईरान का पहली शर्त यह है कि ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान उसे जो कुछ नुकसान हुआ है पहले उसकी भरपाई की जाए, यानी पहले अमेरिका युद्ध से हुए तबाही का मुआवजा दे, तभी युद्ध विराम की बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी शर्त उसने हक के लिए की है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके वैध अधिकारों को औपचारिक तौर पर मान्यता दे। इसमें मुख्य रूप से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाले अधिकार शामिल हैं। तीसरी शर्त है गारंटी। ईरान की तीसरी मांग है कि भविष्य को लेकर ईरान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई ठोस गारंटी दी जाए जिससे अमेरिका या इजराइल की तरफ से ईरान पर कभी कोई सैन्य हमला या बमबारी ना हो। कुल मिलाकर ईरान की जो पॉलिसी है, ईरान की स्ट्रैटेजी साफ है। वो जानता है कि अमेरिका उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए इस सच को मानने के बावजूद वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए वो हर तरह की जंग लड़ रहा है, मिसाइलों वाली जंग, ड्रोन वाली जंग और जुबान वाली जंग। ये शर्तें उसी जुबानी जंग का हिस्सा कही जाती। अमेरिका में सीजफायर प्लान एक्टिव होने की चर्चा यूं ही नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट है। रॉयटर्स के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान पर हमले के बाद विद्रोह होगा, लेकिन युद्ध और लगातार बमबारी ने हालात बदले हैं। युद्ध के बाद भी विद्रोह की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है और इसके पीछे स्ट्रैटेजी मुश्तबा की है। आईआरजीसी और बासिज फोर्सेस ने क्लियर कट वार्निंग दे दी है, विद्रोह करोगे तो भी हमला करेंगे। ईरान की सरकार का अब भी पूरे देश पर सीधा नियंत्रण है। ईरानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी मजबूती से काम कर रही हैं, यानी कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन का भी कोई संकेत नहीं है। यह भी बताया गया है कि केवल हवाई हमलों से सत्ता बदलना मुमकिन नहीं है। सरकार बदलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। कुर्द लड़ाकों से भी ईरानी सरकार को बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के पास पर्याप्त हथियार और ताकत नहीं है और उनमें कई डिविजन हैं, कई ग्रुप्स हैं।
यानी अमेरिका के सामने दो विकल्प हैं, एक कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सत्ता बदले जो उसने इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, या फिर हमला कर युद्ध में अपनी जीत बताकर सीज फायर करे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। सोचिए, जो लोग चाह रहे थे, जिनके पास पानी की कमी थी, ईरान की सत्ता की वजह से वहां पर मिसमैनेजमेंट था, अब अमेरिका के बम्बार्डमेंट की वजह से घर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। विदेशी हमलों के खिलाफ ईरान के लोग पहले से ज्यादा एकजुट हुए हैं। आपसी मतभेद भुलाकर ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट हुआ है। इसीलिए ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान न रुकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है। अरब देशों में तो अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं ही। इस बीच एक ऐसा दावा किया गया है जिसने अमेरिका को टेंशन में ला दिया। यह दावा यूएस के ड्रोन एक्सपर्ट और खुफिया ऑपरेशंस के पूर्व प्रमुख ब्रेट वलिकोविच ने किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भी ईरान का ड्रोन अटैक हो सकता है। इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। समंदर में किसी शिप से हमले की आशंका है। ईरान ने सरप्राइज अटैक की तैयारी की है। इसको लेकर एफबीआई की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ईरान के लिए उसकी धरती से अमेरिका पर हमला कर पाना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री दूरी करीब 20,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक ईरान के लिए ड्रोन और मिसाइल अटैक संभव नहीं है। दावा है कि ईरान मेक्सिको की तरफ से ड्रोन हमला कर सकता है, जहां से कैलिफोर्निया की दूरी 100 किलोमीटर है। यह हमला कैसे हो सकता है, यह भी देखते हैं। दावा है कि मेक्सिको में अपराध और ड्रग नेटवर्क के जरिए हमला करवाया जा सकता है। इस इलाके में पहले से मौजूद तस्करी सुरंग का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं अमेरिका या मेक्सिको में मौजूद ईरानी स्लीपर सेल के जरिए भी हमला हो सकता है। एक खतरा यह भी है कि अमेरिका के करीब किसी व्यावसायिक जहाज से भी ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है। अब एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे आपकी जेब से ताल्लुक रखती है और आपकी घरेलू कंडीशन से। हम बात कर रहे हैं महायुद्ध के उस पन्ने की जिसमें भारत पर तेल संकट और सिलेंडर संकट वाली कहानी है। इस पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, काफी राजनीति हो रही है। संसद के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान आज कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया। संसद परिसर में पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की मारामारी के बीच सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। विपक्ष के प्रदर्शन, पोस्टरबाजी और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर की सीढ़ियों पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठकर चाय और बिस्किट का आनंद लिया। दूसरी तस्वीर लोकसभा के अंदर की है, जगदम्बिका पाल बोल रहे थे। इस दौरान टीएमसी की कई महिला सांसदों ने बर्तन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद एलपीजी गैस के मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए बर्तन वाला विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, जून मालिया, साइनी घोष और माला राय बर्तन लेकर गई थी। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस समय का मुकाबला देश को एकजुट होकर करना है। इस तरह की राजनीति करके मुकाबला नहीं करना है। चाहे किसी भी दल में हो, सबको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एफडीआई का स्टॉक 308 बिलियन से बढ़ के 700 माननीय सदस्य, आप प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से विश्व में आज एक बड़ी समस्या है, आज समय ऐसा है जिसमें पूरे देश को, चाहे किसी भी दल में हो, सबको एकजुट होके इस समस्या का समाधान करना है। राहुल गांधी ने लोकसभा में आज एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। सरकार से उन्होंने कई तीखे सवाल पूछे। देश के हालात को बताते हुए कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर लोगों में घबराहट है। अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। गैस की किल्लत है, ये सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी के बयान के थोड़ी देर बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, 100% सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यह माना कि होर्मुज़ स्ट्रेट से 20% आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत में तेल भंडार अभी कंट्रोल में है। भारत 40 देशों से क्रूड आयात करता है। यह भी बताया है कि घरेलू गैस का उत्पादन 28% बढ़ाया गया है। This war is going to have far-reaching consequences. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected.
And as I said, this is only the beginning. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. The foundation of every single nation is its energy security. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, and this is a very puzzling fact for me, it has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल यही है कि देश में तेल गैस संकट की सच्चाई क्या है, लोग कितने परेशान हैं। आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ग्रामीण इलाकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ाकर 45 दिन किया गया है। अभी वहां पर 25 दिन के अंदर सिलेंडर मिलता था, शहरी इलाकों में 25 दिन के अंदर ही सिलेंडर मिलेगा। सरकार का कहना है कि अफवाह की वजह से लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर भरवा रहे हैं। हमारे पास देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें एलपीजी के लिए परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं। लंबी कतार है, लंबा इंतजार है। एलपीजी किल्लत के कारण एजेंसी और गैस गोदाम पर घंटों कतार में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के दावे और जनता की परेशानी को आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. फरवरी को मैंने सिलेंडर बुक किया, अभी तक घर नहीं पहुंचा। 25 फरवरी को ठीक है, यहाँ सिलेंडर लेने आ रहा हूँ कि लाइन में लग जाओ। लाइन 3 दिन से लाइन में लगा, अभी तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है और चूल्हा पर रोटी बना रहे हैं। नहीं धुप च खड़ा कोई सानू कोई वो नहीं दस रहे भी कितना मिलना है कि नहीं। सिलेंडर बुक है आपका? बुकिंग हुई है साडी। बाहर से लोग आते हैं, चले जाते हैं अंदर, डायरेक्ट चले जाते हैं। सिलेंडर एक ही है, सिलेंडर खत्म हो रखा। कल भी आए थे, कल भी उन्होंने प्रतिनिधि कह रहे कल आओ सुबह। क्या तमाम निकाय रहा है, मगर 3 दिन से आओ लाइन लागो चले जाओ। मैं तो कल से आ रहा हूँ, लाइन में लगा हूँ। अच्छा, कल भी लगे थे? जी, सुबह 6 बजे से। ये तो भारत की रीत है लाइन में लगना। अच्छा। तो चला आ रहा है जमाने से। अच्छा। कोई कभी नहीं खत्म होगा। उनके हिसाब से 5 दिन होगा, लेकिन जिस किसी को इमरजेंसी तो वो क्या करे? जब चूल्हा भी नहीं जलने का कहीं पे ऑप्शन है तो कहाँ से बना लेगा? किसके घर में रोज हम गैस में दूध गर्म करेंगे? एक दिन का हो तो गर्म कर ले इंसान, रोज तो थोड़ी ना गर्म कर सकते हैं किसी घर में। देखिए, अब आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गैस की वजह से शादी समारोह पर असर पड़ रहा है। गेस्ट कम हुए हैं, इससे आप शादियों में बारातियों वाली कटौती कह सकते हैं। कई जगह केटरिंग और होटल इंडस्ट्री प्रभावित होने से शादी समारोह में मेहमानों की संख्या और इंतजाम दोनों पर असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार लगभग 20% होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। केटरर्स का कहना है कि बुकिंग महीनों पहले से ली हुई है, लेकिन अब गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है, जिससे फंक्शन मैनेज करना कठिन हो गया है। देश में एक तरफ जहां गैस की आपूर्ति को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ अब विवाह शादी के फंक्शन में भी संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब जो हॉल में जो तमाम जो खाने की कैटरिंग के जो ऑर्डर दिए जाते थे, जो गैस की वजह से अब उस पर भी पाबंदी लगते हुए दिखाई दे रही है। इतने लोगों को कटौती कर दी गई है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम लोग ने 75 लोगों को कटौती कर दी है। 150 जन है, अभी 70 के 75 जन ही है,
75 जन है और एकदम सिंपल सादाई से हम लोग शादी कर रहा है। जो खास है घर के उनको ही बुलाया है। मेनू कार्ड भी बदला है? हाँ, मेनू कार्ड भी बदला दिया है, क्योंकि क्या कहाँ पे 500 और कहाँ पे 200, तो हम लोग को मेनू कार्ड चेंज करना पड़ा है। आगे का ऑर्डर तो नहीं ले रहे हम लोग, आगे का ऑर्डर सब कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि गुड़ी पड़वा है आगे तो, लेकिन इसकी किल्लत की वजह से, और अभी किसी के पास भी सिलेंडर तो है ही नहीं, तो अभी या तो कोयला चला रहे हैं या तो इलेक्ट्रिक पट्टी पे काम कर रहे हैं। कितने ऑर्डर आपने अब तक कैंसिल किए जब से गैस सिलेंडर के ये दिक्कतें आई? एक 4 से 5 गुड़ी पड़वा के ही ज़्यादातर फंक्शन थे वो कैंसिल हुए हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के भंडारे की रसोई पर भी अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत का असर देखा जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला स्थित सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर की रसोई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस वजह से भंडारे के मेन्यू से जल्द ही चपाती और हलवे को हटाया जा सकता है, क्योंकि भंडारे की रसोई में रोटी और हलवा बनाने की मशीन के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने विकल्प के रूप में लकड़ियां इकट्ठा की हैं। जल्द ही लकड़ी के चूल्हों से खाना बनाने की नौबत आ सकती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण संकट मंदिरों के लंगर पर भी पड़ गया है। मैं इस वक्त पंचकुला के सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर लगातार लंगर चलता है, लेकिन यहां पर जो आप लंगर इस वक्त देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर यहां पर आते हैं उनकी सप्लाई ठप है। रोटी की जगह चावल ने ले ली है और चावल के साथ लकड़ी के चूल्हों पर जो कड़ी और चने की सब्जी बनाई गई है वो परोसी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रोटी बनाने की जो मशीन है वो चलती है एलपीजी गैस से, लेकिन फिलहाल वो मशीनें बंद पड़ी हैं क्योंकि सिलेंडर की सप्लाई नहीं है। रोटी की कमी है, गैस सिलेंडर नहीं है जी। अभी आगे की सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कितने हमें लकड़ी जो है चाहिए होगी, क्योंकि एलपीजी का तो मुश्किल लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम आ नहीं रहे सिलेंडर, हम डिमांड कर रहे हैं तो सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। और अब एक अलग खबर, फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग की फिक्र जो कल रात हुई है। फायरिंग की घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई। फारूक अब्दुल्ला वहां एक शादी में शामिल होने गए थे, वहीं उन्हें गोली मारने की कोशिश हुई है, लेकिन कोशिश नाकाम रही और फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह महफूज हैं। असल में हुआ ये कि अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश में शादी समारोह में थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकलने लगे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे। बड़ी संख्या में लोग उन्हें छोड़ने के लिए गेट तक पहुंचे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति धीरे धीरे उनके करीब पहुंच गया। उसने अचानक बंदूक निकालकर फारूक अब्दुल्ला की तरफ तान दी और फायर करने की कोशिश की। तभी फारूक के सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम कमल सिंह जमवाल है। उसके पास से .32 बोर की पिस्टल मिली है। हमलावर कमल सिंह जामवाल की उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है। पुलिस पूछताछ में कमल सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा है कि वो पिछले करीब 20 वर्ष से फारूक अब्दुल्ला को मारने का इंतजार कर रहा था। इस हमले का उसे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमले के बाद आज फारूक अब्दुल्ला ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान उन्हें कुछ पता नहीं चला। बाद में उन्हें बताया गया कि उन पर गोली चलाने की कोशिश हुई। फारूक ने शादी समारोह में इतने वीआईपी होने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होने पर सवाल उठाए। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे। किसकी शादी थी वहाँ पे? मेरे कजन की बेटे की। नाम क्या है जिनकी शादी थी? शत्रुजीत सिंह। तो घर की तरफ निकल लिया। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। जो ही ने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। न मैं इस आदमी को जानता हूँ, न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये जो बार बार ये कहते हैं
कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है। उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां आज एक बड़ी और चर्चित मुलाकात हुई है। मुलाकात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच हुई है। अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए लखनऊ के कृष्णनगर के एक गौशाला में पहुंचे। दोनों के बीच काफी देर तक ये मुलाकात चली। इसके बाद अखिलेश यादव वहां से रवाना हो गए। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने काफी तीखे और स्पष्ट बयान दिए हैं। उन्होंने इस मुलाकात को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक वैचारिक संदेश के तौर पर दिखाया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से अब समाज के नकली संतों का अंत होने वाला है। असली संत वही हैं जो समाज को सही दिशा दिखाते हैं और धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। इस मुलाकात में अखिलेश यादव गौ हत्या रोकने वाले पोस्टर के साथ भी दिखे। अखिलेश यादव ने गौ सेवा पर यह भी कहा कि समाजवादी सरकार में गाय की सेवा पर बड़े फैसले हुए थे। भविष्य में भी जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए करेंगे। अखिलेश यादव जी आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने दर्शन किया। कहते हैं कि हिंदू पार्टी भाजपा है। जब हम हिंदू मुद्दा उठाते हैं तो वही नहीं आती है, बाकी सब आते हैं। बटुकों को, जिन बटुकों को लाठी मारी उनकी पुलिस ने, उनसे तो आज तक उन्होंने संवाद स्थापित किया ही नहीं। बाकी कितने ही बटुक बुलवा करके आप उनके ऊपर फूल बरसा लें, वो तो सब प्रतीक ही रहेगा। क्या जांच चल रही है, कौन जांच अधिकारी बनाया गया है, कोई प्रगति बीच में रिपोर्ट आई है, ऐसी कुछ नहीं है। ये कहा ही नहीं गया। सच बात यह है, हमने नहीं सुना। प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर के जो व्यक्ति बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ ये सब ना हो, तो वृत्रासुर कौन होगा? सन्यासी का केवल कपड़ा है। पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करने वाले लोग हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जन जन को जगाने के लिए और गाय सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए काम होना चाहिए और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बीजेपी वालों के पास गाय नहीं है, ये पता है आपको? गाय हम लोगों के पास। गौ हत्या रोकने की मांग को लेकर कल लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस सभा की अनुमति के लिए प्रशासन ने 26 तरह की शर्तें रखी थी। अखिलेश यादव ने इन शर्तों का विरोध करते हुए कहा था कि प्रशासन जानबूझकर उन्हें परेशान करना चाहता है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आज अखिलेश यादव ने स्वयं उनसे मुलाकात की। और अब एक महत्वपूर्ण खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है और इसका कीवर्ड है आरक्षण। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन इसमें एक नियम है कि जो लोग क्रीमी लेयर में हैं, यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। अभी तक सरकार 8 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को क्रीमी लेयर में मानकर आरक्षण से बाहर कर देती थी। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी का कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में, इसका निर्धारण सिर्फ उसकी आमदनी से नहीं किया जा सकता। माता पिता की सैलरी देखकर भी किसी बच्चे का आरक्षण नहीं छीना जा सकता। सैलरी के साथ साथ यह भी देखना होगा कि माता पिता किस पद पर काम कर रहे हैं, बल्कि 1993 के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार पद की स्थिति और अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। अगर किसी के माता पिता ग्रुप 4 की सरकारी नौकरी में हैं और समय के साथ उनका वेतन बढ़कर 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो गया है, तब भी उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा खेती किसानी से भी होने वाली कमाई को भी इस 8 लाख की लिमिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने आज मद्रास, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों पर मोहर लगाते हुए ये बात कही जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ओबीसी के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित है। इस फैसले में प्राइवेट, बैंक और PSU कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। पहले यह होता था कि प्राइवेट कंपनी, बैंक या सरकारी कंपनियों में काम करने वालों की सिर्फ सैलरी देखकर उन्हें उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाता था। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और प्राइवेट या PSU कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ये तय नहीं कर लेती कि प्राइवेट कंपनी का कौन सा पद सरकारी नौकरी के किस लेवल के पद के बराबर है, तब तक प्राइवेट नौकरी वालों की सिर्फ सैलरी देखकर उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता। जिन युवाओं को पहले
इस गलत नियम की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं मिला या उनकी रैंक खराब हो गई, उन्हें अब पुरानी तारीख से इसका फायदा दिया जाएगा। सरकार को इसे ठीक करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। अगर जरूरी हुआ तो अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे ताकि दूसरे वर्गों के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर असर न आए।